हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट। तो ये आप सबका 8वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। आप सब प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें। और आपके एग्ज़ाम से पहले लगभग 20 से 20 प्लस आप कर सकते हैं। मिनिमम तो 20 प्रैक्टिस सेट तो करवाएंगे ही, ठीक है। तो आप सब पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप सब कर दें। तो चलते हैं आपके सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि मुग़ल भारत में अंग्रेज़ों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु कौन सा था, किसका व्यापार करते थे अंग्रेज सबसे ज़्यादा? तो आप बताएंगे सूती वस्त्र का, क्योंकि उस समय पश्चिमी जो देश थे ना, सूती वस्त्रों का सबसे ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। और आप सबको बता दें कि अंग्रेज व्यापारियों ने 1599 में 1599 में कंपनी का गठन किया था, ठीक है। और एक जो अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर ने इसको सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दिया था। ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के। और जहांगीर को ही ये अनुमति दे दिया सूरत में कंपनी कंपनी की स्थापना करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? ठीक है। तो ये किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है। आप जानते हैं गुलबदन की एक पुस्तक है हुमायूं नामा, ठीक है। और इसी हुमायूं नामा में ये जिक्र किया है गुलबदन बेगम ने कि जो बाबर की मृत्यु हुआ है किसके माध्यम से हुआ? विष देने, या कह सकते विष के माध्यम से हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, हिंद, जिसको भारत भी बोलते हैं, कि जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। मतलब जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द कब, या कह सकते किसने सबसे पहले प्रयोग किए थे? तो आप बताएंगे अरबों ने, ठीक है। जैसे ईरान उरान सबसे पहले यही सब तो आए थे। हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग ईरानियों, जो आप कह सकते हैं अरबों ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में तमिल ग्रंथों में जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, मतलब ऐसा तमिल ग्रंथ का नाम बताइए जिसको लघु वेद बोला जाता है। आप जानते हैं आपके कुल कितना वेद है? 4 वेद है, ठीक है। और लघु वेद कौन सा तमिल ग्रंथ है? तो कुरल है। कुरल तमिल ग्रंथ को क्या बोला जाता है? लघु ग्रंथ। और कुरल की रचना कौन किए थे? तिरुवल्लुर ने किया था, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें, इसमें 133 अध्याय है और लगभग 1330 कविताएं हैं। ध्यान देना, 1300 अध्याय है, 133 लेसन है इसमें, अध्याय है। और 1330 का इसमें कविताएं हैं। और कुरल का रचना कौन किया? तिरुवल्लुर ने किया, ठीक है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्या कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। आप जानते हैं जो महाजनपद है ना, तो कुल कितने महाजनपद थे? टोटल 16। और 16 में से 8 महाजनपद कहाँ पर थे? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और आपसे ऐसे पूछा जाए कि गंगा के तटीय क्षेत्र में कुल कितने महाजनपद थे, तो आप बताएंगे 10। और इसी 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था मत्स्य महाजनपद। ये जो मत्स्य जनपद है ना, जो राजस्थान है, इस क्षेत्र में पड़ता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। और अच्छा, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो विराटनगर। जितने भी महाजनपद हैं 16, सबका लोकेशन और सबकी राजधानी आप सबको याद होनी चाहिए। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। मतलब ये जो
जैसे 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो सबसे कम समय तक कौन सा एक्ट चला था, यही आप सबसे पूछा है। तो 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट ये सबसे कम समय तक चला था। मात्र कितना वर्ष तक चला? 10 साल तक चला। ठीक है, और इसी को बोलते हैं, इस एक्ट को और क्या नाम से जाना, किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, इसी को जाना जाता है। ठीक है, और ये कितने साल तक चला? केवल 10 ही साल तक चला था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया था? आप जानते हैं ये मुकदमा जब क्रांतिकारियों के ऊपर चला था ना, कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले में। तो किसके काल में चला था, ये आप सबसे काल पूछा है। तो लॉर्ड बेबल का समय था। और इसकी समय की अगर हम बात करें तो कब से कब तक माना जाता है लॉर्ड बेबल का समय? तो 1943 से 1947 तक इसका कार्यकाल। ठीक है, तो ये मुकदमा कब चला था? 1945 में मुकदमा चला था। तो आप जान सकते हैं 43 से 47, तो इसी के तो शासनकाल में आएगा। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था। ठीक है, तो कहाँ से शुरू किए थे दांडी मार्च? साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। और कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, ये आप सबको याद होना चाहिए। साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। इसमें कुल कितने लोग शामिल थे? ऐसा माना जाता है इसमें कुल 78 लोग शामिल थे। ठीक है, अब कब ये पूरा किए थे? 6 अप्रैल 1930 को ये पूरा हुआ था। 5 अप्रैल को पहुंच गए थे वहाँ पर डांडी पर, और लेकिन नमक कानून कब तोड़े थे? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, डांडी में पहुंचकर और नमक कानून को तोड़ दिए थे। पहुंचे थे तो 5 तारीख को, लेकिन कानून को कब तोड़ा? 6 तारीख को। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दिया गया? गोरखपुर जेल में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बता दें कि इनकी फांसी कब होती? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कब दिया गया था? 19 दिसंबर। ठीक है, आप सबको याद होना चाहिए डेट। और 1927 को फांसी इनको हो गया था। और फांसी होने से पूर्व इनका एक विचार था, स्टेटमेंट था कि इन्होंने दूध पीने से मना कर दिया और बोले थे अब मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका था? रामप्रसाद बिस्मिल जी का। और इन्हीं के साथ इनका सहयोगी थे अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान को फांसी कहाँ मिला था? फैजाबाद में। ठीक है, और राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी कहाँ मिला था? गोंडा में। और बनारस में किसको फांसी मिला था? बनारस में किसी को नहीं फांसी मिला था। एक रोशन लाल थे, उनको नैनी में फांसी मिला था। तो नैनी कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। ठीक है, तो ये सब याद होना चाहिए, सब क्रांतिकारी लोग थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा नेता उग्रवादी नेता नहीं था? दोस्तों, अगर आप सब जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो छोटा सा सेशन करवाया जा रहा है इसी पेट में प्ले लिस्ट में होगा, तो अगर वो सब आप वीडियो देखें ना तो बहुत अच्छे से ये सब बताया गया है। एक बार आप उसको देखिए और फिर आप सबसे एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, उसमें बताया गया उग्रवादी, उदारवादी, गांधीवादी नेता कौन कौन था, उसका समय भी बताया गया है। ठीक है, उनका क्या विचार था वो भी बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या बन जाएगा? WC बनर्जी। ये WC बनर्जी उग्रवादी नेता नहीं थे, बल्कि बाल, आप सब एक नाम सुने होंगे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये सब किस प्रकार के नेता थे? उग्रवादी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? डोवर जल संधि जोड़ती है। तो डोवर जल संधि किसके माध्यम से जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ठीक है, अब देखिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जल संधि आप सबको बता दें। जैसे पूछा जाता मलक्का जल संधि। ठीक है, तो मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ती है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर में।
ठीक है, आप सब केवल ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा। और अगर देश की बात करें कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य। और दूसरे जल संधि बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है, जो कि अलास्का और रूस को जोड़ती है। ठीक है, आगे डेविस जल संधि, ये बेफिन खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य है। जिब्राल्टर जल संधि बहुत बार पूछा गया है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक है, और सुंदर जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया में है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, जो कि ओमान और ईरान के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मिलाने वाला है। ठीक है, अंधमादीप विश्व की छत, आप जानते हैं विश्व की छत किसको बोला जाता है, पामीर के पठार को बोला जाता है। ठीक है, तो ये किस पर जाएगा, 4। तो बी का 4 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन पर आप सबको दिख रहा है बी का 4, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो 12 का क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अंध महाद्वीप किसको बोला जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, और 1000 झीलों का देश किसको बोला जाता है, फिनलैंड को बोला जाता है। और मोतियों का द्वीप किसको बोला जाता है, बहरीन को। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, आप सबको बताना है। तो ये बन जाएगा महानदी। ठीक है, अगर बात करें तो यह बांध कब शुरू हुआ था, 1953 में शुरू हुआ था और 1953 में शुरू हुआ, 1957 में बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और एक किस राज्य में स्थित है, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके माध्यम से, हीराकुंड के माध्यम से जो राउरकेला स्टील प्लांट है ना, इसको पावर सप्लाई करता है। तो राउरकेला कहाँ पर है, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए स्टेटमेंट है, कह रहा कि इसको मतलब मिलान कर रहा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, एक बार ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन ना आप सबको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बना देता है। कह रहा कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, क्या बात सही है। अरावली मरुस्थल के, आप जानते हैं अरावली कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये पर्वत श्रृंखला ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो ये बात तो सही बोला गया। कह रहा कि राजस्थान की सभी नदियाँ का उद्गम अरावली से, क्या बात सही है, नहीं, सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, ये बात गलत है, ये प्रभावित होता है। अरावली प्रदेश की धात्विक खनिजों में समृद्ध है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है, ए और डी सही है केवल, बस। ठीक, तो 14 का देख सकते हैं किस ऑप्शन पर है। ऑप्शन नंबर आप सबको मिल जाएगा डी ऑप्शन पर, केवल पहला और चौथा सही था। क्वेश्चन नंबर 15 जनगणना से है। कह रहा कि अंतिम जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात मतलब सेक्स रेशियो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ आप सब देख सकते हैं सब क्या दिया गया है, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और दिल्ली। तो सबसे कम पूछा, सबसे कम कहाँ की थी, दमन एवं दीव की थी। ठीक है, तो अगर आप सब देखें तो दमन एवं दीव की उस समय कितना थे, 618 था। ठीक है, कितना, 618। और दिल्ली की कितने थे, दिल्ली की थी 868, 868। और चंडीगढ़ का कितना था, 818 सेक्स रेशियो उस समय। और दादरा नगर हवेली का कितना था, 774। तो आप सब देख सकते हैं सबसे कम किसका है, दमन एवं दीव का है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मुद्रा जिसको बोलते करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है।
तो क्या अर्थ इसका है? तो इसका अर्थ है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। आप सब में 5 नंबर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5-5 नंबर का सब ग्रुप बनाया गया है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो किसके माध्यम से आकलन किया जाता है? परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर, मतलब कितना परिवार उपभोग कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है ना, इसके आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? सी। अगर विश्व स्तर की बात करें तो नॉर्मल बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1966-67 में, ठीक है, हरित क्रांति शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति किस सुधार से संबंधित था? बैंकिंग संरचना से। अब कुछ इम्पोर्टेंट समितियां हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बता दें। यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा आया है ना, तो उच्च शिक्षा सुधार से कौन सी समिति बनी थी? यशपाल समिति, ठीक है। और कर संरचना से कौन सी समिति बनी थी? इसके लिए चेलैया समिति, आप सबको याद होगा चेलैया समिति कर संरचना सुधार से, ठीक है। और कोठारी समिति शिक्षा से संबंधित है। केलकर समिति सार्वजनिक निजी से संबंधित है, ठीक है। और तेंदुलकर समिति आप सब जानते हैं जो निर्धनता रेखा का निर्धारण से संबंधित है, तेंदुलकर समिति। ये जो कुछ समितियां इंपॉर्टेंट आप सब सुन करके लिख लीजिए। राजकोषीय नीति का विनिधान क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप सबको बताना है। तो घाटे की बजट नीति, ये इसका विनिधान है, ठीक है। और 21 क्या है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग पूछा। अच्छा, भाग अगर 9 की बात करें, ठीक है, तो भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। लेकिन भाग 9 के एक की बात करें तो नगर पालिका से संबंधित है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी बन जाएगा, ठीक है। और जो पंचायतें जोड़ा गया ना 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? किसके पास हाई कोर्ट नहीं है? तो आंसर बन जाएगा मिजोरम। मिजोरम के पास इसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। और वर्तमान समय में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। और उड़ीसा के पास है, तो उड़ीसा का हाई कोर्ट कब बना था? 1948 में, 1948 में। और हिमाचल प्रदेश का कब बना था? 1971 में, ठीक है। और सिक्किम का कब बना था? तो सिक्किम का जो हाई कोर्ट बना था 1975 में, 1975 में। लेकिन मिजोरम का अपना हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संसद में शामिल है। तो संसद आप जानते हैं कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों से मिलकर क्या बनता है? संसद। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है, ठीक है। और संसद का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आप सब याद कर लीजिएगा 79। तो 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, ठीक है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में? भाग 4 के का में जोड़ा गया है, ठीक है। भाग की बात कर रहे हैं, अगर आर्टिकल की बात करें आर्टिकल 51 का ए में या का में जोड़ा गया है, ठीक है। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ठीक है।
और सिफारिश किसकी थी? स्वर्ण सिंह समिति की। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो कौन सा अनुसूची यहाँ पर होगा? चौथी अनुसूची। 25 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ आप सबको इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ बता देते हैं। जैसे पहली अनुसूची किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक है, और दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। ठीक है, और तीसरी जो अनुसूची है किससे संबंधित है? शपथ ग्रहण से, लेकिन कुछ लोग को छोड़ के, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को छोड़ के। ठीक है, तीसरा हो गया। और चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण से। और छठी अनुसूची किससे संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ST समुदाय है ना, उन पर प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, तो जितने भी अनुसूची है आप सब याद कर लीजिए। 12 अनुसूची हैं, सबको याद कर लीजिए। इसको देखिए मिलान करना है। ठीक है, 26 का। तो एक तरफ दे सूची 1, एक तरफ दे सूची 2। तो तर्करूप और कुंभी रूप, शंकु रूप और कंदिल, ये सब देखिए नाम है और किससे संबंधित है इधर दिया। तो तर्करूप एक किससे संबंधित है? मूली से संबंधित है। ठीक है, और कुंभी रूप एक किससे संबंधित है? शलजम। शंकु रूप एक किससे संबंधित है? गाजर से। और कंदली रूप एक किससे संबंधित है? डहेलिया से। ठीक है, तो आप सब अब मिलान कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा 3214। ठीक है, 3214। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया 3214, 3214 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो श्वसन में ऊर्जा किस प्रकार उत्पादित होती है? ATP के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 28 वायुमंडल की ओजोन परत है। अच्छा, वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, है ना, जहाँ पर जो मौसमी संबंधित सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश होना, ठीक है, बादल का जो चमकना, गरजना, ये सब किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में, मतलब पहली मंडल में। तो जो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। पराबैंगनी किरणें कौन रक्षा करता है? ओजोन परत। तो 28 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। अगर पूछे कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे समताप मंडल में। ठीक है, और समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, जितने भी प्लेन उड़ते हैं ना, सब समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ भी सूची 1 सूची 2 को क्या करना? मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ दिया कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, पेय, शीतल पेय और क्वार्टज। ठीक है, तो 29 का यहाँ पर देखिए आप सबको बता देते हैं। सब ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आपको बता देते हैं, फिर आप सब मिलान कर लीजिएगा। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 3। बेकिंग सोडा ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का ये नाम होता है। ठीक है, 4 पर जाएगा। शीतल पेय क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और क्वार्टज क्या था? सोडियम सिलिकेट। एक किस पर जाएगा? 2 पर, और एक किस पर जाएगा? 1 पर। तो 3412, 3412। अच्छा, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा ना। देखिए 3412। कह रहा कि रेटिना पर जो चित्र बनता है, आप जानते हैं रेटिना एकदम पीछे होता है ना खोपड़ी के, तो यहाँ पर उल्टा इमेज बनता है। ठीक है, तो वह वस्तु से कैसा बनता है? रेटिना पर छोटा बनता है, और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी।
अब देखिए 5 क्वेश्चन आप सबसे सिंपल मैथ का पूछा जाएगा। ठीक है, कह रहा कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब आपस में बदल दिया जाता है या बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन शायद प्रैक्टिस नंबर 6 या 5 में हुआ है। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप सबसे पहले इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिएगा। तो दो अंकों की संख्या जिनका योग 10 है, तो बताइए। देखिए 8 2 10, 7 3 10, 7 3 10, 8 2 10। तो पहला कंडीशन तो सब फॉलो कर रहा है। अब दूसरा देखिए, जब अंकों को आपस में बदल देते हैं, मतलब इसका पोजीशन चेंज कर देते हैं, तब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे 3 7 3, तो 3 7, इसका क्या हो जाएगा 3 7 हो जाएगा। इसका बन जाएगा 8 2 बन जाएगा। इसका बन जाएगा 3 7, इसका बन जाएगा 2 8। ठीक है, कह रहा कि जब इसका पोजीशन चेंज कर देते तो बदली हुई संख्या, तो संख्या 36 कम हो जाती। अब देखिए अब किस में 36 कम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर देखिए, क्या 36 है, 12 में से 8 जाएगा, क्या इकाई अंक पर 6 बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ 3 है या 7, 13, 13 में से 7 जाएगा, क्या 6 बचेगा। तो चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, बी वाला ऑप्शन को। यहाँ बचा 8, 8 में से 2 जाएगा, क्या 6 बचेगा, यहाँ भी 6 बचेगा। और यहाँ बचा, तो संख्या 36 कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा, जो बदली हुई संख्या 36 कम हो जाती है, तो मान लेते हैं ऑप्शन सी उठाते हैं, तो सी से 3 साल कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 37, यहाँ बचा कितना 13, 7 6 13, यहाँ कितना बचा 6, और 6 में से 3 जाएगा 3। यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, सी ऑप्शन। यहाँ 28 में से 82, ये तो ऐसे नहीं होगा। 37 में से 73 भी नहीं जाएगा। 82 में से 28 घटाइए, तो क्या 82 में से अगर 28 घटाएंगे तो क्या 36 आएगा। 12 में से 8 जाएगा 4, यहीं का यहीं 4 बच रहा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आपका गलत था, क्योंकि बहुत छोटा छोटा था। तो डी ऑप्शन और सी ऑप्शन आप सबको चेक करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा कि किसी स्कूल में जो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, कह रहा कि 20% लड़के और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है, 3:2 दिया। इसी को हम और क्या बना सकते हैं, अपनी अपनी सरलता के अनुसार 300:200 बना सकते हैं, क्योंकि 0 0 काट देंगे फिर वही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह परसेंट में दिया है। अब देखिए 300 का अगर आप सब 20% निकालेंगे ना, तो 300 का 20% कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, और लड़कियां कितनी 25%। अगर 200 का 25% निकालेंगे तो कितना, 25 दूनी 50, लगभग कितना आएगा, 50 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल अब हमारे पास स्टूडेंट कितने, 300 200 500 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब 500 में से 60 प्लस 50, 6 5 11, लगभग नहीं कर रहे हैं, 110 लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, तो बचे कितने लोग, तो 500 में से 110 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 390 लोग। 390 लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, कितने में से, 500 में से। प्रतिशत के लिए 100% से गुणा, ये सब काटेंगे, लगभग कितनी बार जाएगा, और 7 25 35, लगभग 78 बार जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। इस तरह से दोस्तों करेंगे ना, तो जल्दी ऑप्शन आएगा और ज़्यादा इधर उधर काटना पीटना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आप सब इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, भाग विधि से निकालिएगा, आसानी से निकल जाएगा। ट्रिक से भी आप सब निकाल सकते हैं, 2 का पेयर बनाएंगे, लेकिन तब भी आप सबको बहुत बड़ा गुणा करना पड़ेगा, इसलिए भाग विधि से निकालिएगा, तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए एवरेज से क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से आप सब देखिएगा, 1 मिनट। देखिए कह रहा कि कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18, ध्यान देना 25 में से 18, इसका मतलब पूर्णांक कितना है, 25 है।
कह रहा कि 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हों तथा पांचों छात्रों का कुल औसत 20 पहुंच जाए। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप सबको 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले 3 छात्रों का औसत कितना है, 18 है। तो 3 छात्रों का कुल योग कितना होगा, तो 3 छात्रों का 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 छात्रों का औसत कितना दिया 20, तो 5 छात्रों का कुल योग, तो 5 का 20 में गुणा कर देंगे तो 20 पंचे 100। ठीक, और यहाँ बच्चा कितना घटा दीजिए, 5 छात्र में से 3 छात्र जाएगा, बच्चा कितना 2 छात्र, ये छात्र लिख रहे हैं, और 100 में से 54 घटाएंगे कितना आ जाएगा 46 46। ठीक है, तो 2 छात्रों का जो औसत आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है 46, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब देखिए 46 में से 25 नंबर तो क्या चीज़ है, मैक्सिमम पूर्णांक है, तो ये 25 वाला मैक्सिमम निकाल देते हैं। जब 25 निकाल देंगे 46 में से बचा कितना 21। ये मैक्सिमम पूर्णांक तो मैक्सिमम होता है क्योंकि मैक्सिमम से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम इसका मतलब मिनिमम ये नंबर 2 छात्रों का मिनिमम कितना बच रहा है 21 बच रहा है, यही आपका आंसर ही आ जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ पर है, सी पर है। ठीक है, आप सब 1-2 बार और देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं उनको तो दिक्कत होगा ही, हमारे समझ से तो लगभग आप सब 1-2 बार पेट दे दिए हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा कि 35 कह रहा कि इतने के अंत में 5 होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप सब है ना ऑप्शन से ही कर डालिए। ठीक है, बहुत आसान होगा। जैसे अगर हम 2 की कितना 2 की पावर x इंटू 5 पावर x है, जब हम x का मान 1 1 लेंगे तो पावर 1 तो 1 का मतलब कुछ नहीं, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, तो इकाई अंक पर 0 आएगा, तो कह रहा 5 आएगा। ये बात गलत है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम x का मान 0 ले लें तो यहाँ 0 यहाँ 0, जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1। 1 का 1 में मल्टीप्लाइंग करेंगे 1 आएगा, ना कि 5 आएगा, ये भी गलत है। 2 ले लेते हैं तो 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, 5 की पावर 2 मतलब 25 हो गया। 25 का 4 में गुणा करेंगे 100 आएगा, तो इकाई अंक पर कितना बन रहा है 0। तो ये भी बात नहीं हो सकता, 2 भी नहीं ले सकते, तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा, x का कोई मान नहीं होगा। ठीक है, जो कितना आ जाए 5 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि गोदान किसकी रचना है, ये किसकी रचना, प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं आप सबको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, सेवा सदन, कायाकल्प, मंगलसूत्र। अच्छा, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण रचना है। ठीक है, पूरा नहीं है, अपूर्ण रचना, ये पूछा जा सकता है। और जैनेन्द्र की कौन कौन सी रचनाएं, जैसे परख हो गया, त्यागपत्र हो गया, कल्याणी हो गया, ये सब रचना जैनेन्द्र की हैं। और आगे जी की कौन सी रचना आप सब याद कर लीजिए, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नागार्जुन की रचना हीरक जयंती और इमरतिया। हीरक जयंती और इमरतिया किसकी रचना है, नागार्जुन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बहुत ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि बहुत दिनों बाद दिखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत दिनों के बाद दिखना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ईद का चाँद होना, इसका मतलब होता है बहुत दिनों के बाद दिखना। ठीक है, और एक है गुदड़ी का लाल होना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। ठीक है, कोसों दूर होना, इसका क्या मतलब है कि बहुत अलग होना। ठीक, तो मुहावरा आप सब पढ़ते रहें, मुहावरा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 38 क्या है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए, कौन सा सही है। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन क्या बनेगा आप सब बताइए। तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, यही आपका आंसर सही है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए श्रेष्ठ लक्षण लिखा है, आचरण, व्यवहार, है ना, तो क्या यहाँ पर उचित रहेगा? श्रेष्ठ गुण है। क्वेश्चन नंबर 39, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या है? तो अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है हवा, वायु, और अनल का मतलब क्या होता है? आग। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो वायु का और कौन कौन सा पर्यायवाची है? जैसे अनिल, हवा, पवन, समीर, वात, मारुत, ये सब हवा के पर्यायवाची है। अनल का क्या हो जाएगा या आग का क्या हो जाएगा? अनल, पावक, दहन, धूमकेतु, कृषाणु, आग, है ना। तो पर्यायवाची आप सब पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा कि पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? खग, अंडज, नभचर, ये सब है, लेकिन पंकज नहीं है। पंकज का किसका है? कमल का है। ठीक है, तो पक्षी का अंडज भी होता है, खग होता है, नभचर, बिहंग, परिंदा, ये सब पक्षी का पर्यायवाची है। दोस्तों अब इसके बाद आप सबको मिलेगा एक पैसेज, और इसके माध्यम से पैसेज मिलेगा और क्वेश्चन मिलेगा। 5 नंबर का आपका इंग्लिश का आएगा। ठीक है, तो आप सब पैसेज को पढ़ लीजिए अच्छे से। आप जानते हैं कि सबसे पहले पैसे से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी 1-2-3 क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ग्रामर पोर्शन से। आप सबको टॉपिक बता दिए हैं। ठीक है, आप सब ज़्यादा इधर उधर इंग्लिश में मत पढ़िएगा। 5 नंबर का आएगा, पैसे से 1-2 नंबर का हो जाएगा, और एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आर्टिकल पढ़ लीजिए। 3 टॉपिक पढ़ लीजिए, लगभग 4-5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो 41 का क्या कह रहा कि व्हाट अकॉर्डिंग टू विराट कोहली इज द की टू बिकमिंग ए ग्रेट क्रिकेटर। तो 41 का आंसर आप सब जब पैसेज पढ़े हैं तो क्या निकल कर आया? ही बिलीव दैट वाइल क्रिकेट इज ए टीम स्पोर्ट इट्स सेट पीसेस एक्शन बैट्समैन वैस बॉलर इज एन इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट दैट मस्ट बी ऑन। ठीक है, अब देखिए एक ही क्वेश्चन केवल दिया, कहाँ से? पैसेज से, बाकी सब आप किससे मिलेगा? ग्रामर पोर्शन से। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई टायर्ड रिलीव्स देम देयर पॉवर्टी। तो यहाँ क्या भरा जाएगा आप सब बताइए? तो यहाँ भरा जाएगा टू, आई टायर्ड टू रिलीव। ठीक है, और देम देयर यहाँ रहेगा ऑफ, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। 43, यू प्लीज़ हेल्प मी सन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 43 में कुड है, यहाँ पर रहेगा कुड। अब देखिए इसके बाद आप सबको मिल रहा है किसके माध्यम से? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द पुलिसमैन सेड प्लीज मूव दिस कार। इसका आंसर क्या बनेगा 44 का? द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड टू मी मूव द कार। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मानसून। तो 45 का आंसर क्या बन जाएगा कि द मानसून इज बिल्डिंग द वॉल। ऑप्शन सी बन जाएगा। अब इसके बाद 5 क्वेश्चन आप सबको रीजनिंग का मिलेगा। ठीक है, ये देखिए वेन डायग्राम से है, कह रहा कि सभी गुलाबी फूल हैं, तो सभी गुलाबी क्या है? फूल है। ठीक है, और सभी फूल सुगंधित हैं, और सभी फूल क्या है? सुगंधित हैं। आपको बताते हैं जब अंदर से बाहर जाएंगे तो सब फॉलो करेगा, और जब बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ वाला स्टेटमेंट फॉलो करेगा। कह रहा कि कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल क्या है? गुलाबी हैं। देखिए बाहर से अंदर जा रहा है तो बिल्कुल बात सही है। कुछ सुगंधित फूल है तो कुछ सुगंधित क्या फूल है, ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन कहाँ पर है? दोनों के लिए ऑप्शन ए। ठीक है, आगे क्या है? वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित ना हो।
तो उड़ीसी, भरतनाट्यम, कथकली, ये सब देखिए भारत के प्रमुख नृत्य हैं, जबकि हिप हॉप ये विदेशी नृत्य हैं। तो एक ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा, सबसे अलग है। कह रहा कि एक निश्चित कोड में स्टार STARE को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड में इसको क्या लिखेंगे आप देखते हैं। S का पोजीशन 19, T का पोजीशन 20, A का पोजीशन 1, R का पोजीशन 18, E का पोजीशन 5। तो पोजीशन लेटर लिखा है, तो M किस स्थान पर आता है 13। तो 13 शुरू होगा, O 15, U 21, L 12 और D 4। ठीक है, तो किस ऑप्शन पे मिल रहा 48 का आंसर, तो आप सब खोज लीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए 13, 15, 21, फिर L होगा 12, उसके बाद D होगा 4। आप सबको पोजीशन लेटर आप सब एकदम रट लीजिए। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन हमेशा आप सबको प्रैक्टिस सेट में मिलता है, ठीक है, कारण और उसका परिणाम से। कह रहा कि पेट्रोल का दाम पिछले सप्ताह बहुत ज़्यादा गिर गया था। ठीक है, तो क्या बताइए ये क्या चीज़ है। और कह रहा कि राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम कर दिया, कर मतलब टैक्स कम कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, देखिए ये रीजन है। ठीक है, राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोलियम उत्पादों पर जो कर था उसको क्या कर दिया था, कम कर दिया था, जिसके माध्यम से फिर पेट्रोल का दाम पिछले सप्ताह बहुत ज़्यादा गिर गया था। ठीक है, तो इसका प्रभाव है। तो देखिए जब सरकार टैक्स कम करेगा तभी तो उसका दाम गिरेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, B ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। आप जानते हैं जापान की मुद्रा को येन बोलते हैं, तो उसी पर कोरिया का मुद्रा क्या होता है, वान। ठीक है, करेंसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ। ऑप्शन क्या बन जाएगा, A। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये तो आप सबको याद ही होगा, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और पहली बार कब मनाया गया था, 5 जून 1974 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है, उसको क्या बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में तो हवा में कृषि की जाती है, हाइड्रोपोनिक्स में पानी में कृषि। ठीक है, तो एक किस प्रकार की होती है, लंबवत खेती इसको बोलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 54, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, तो कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था एक VPU में। ठीक है, नहीं जूनियर असिस्टेंट में आया था। तो 54 का क्या बन जाएगा, ग्रीन पीस। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए एक संगठन भी बना था। ठीक है, ग्रीन पीस तो 1971 में बना था, 1971 में। कहाँ पर, कनाडा में। ठीक है, 55 क्या है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। ठीक है, सबको रटा होगा। कब स्थापित हुआ था, 1983 में, 1983 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा कि स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है। तो स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम में है। और बर्न किसकी राजधानी है, स्विट्जरलैंड की। और मैड्रिड किसकी राजधानी है, स्पेन की। और लग्जमबर्ग किसकी राजधानी, लग्जमबर्ग की। तो लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 57, प्रत्येक 2 वर्ष
के बाद राज्यसभा से कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त होते हैं। देखिए राज्यसभा को आप सब विघटित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और 2 वर्ष से प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य यहाँ से मतलब रिटायरमेंट हो जाते हैं, 1/3। ऑप्शन क्या बन जाएगा, 6। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 साल। 58 क्या है, प्रौद्योगिकी काल की चिकनकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पर मिलती हैं, सोनभद्र में। तो 58 का आंसर क्या बन जाएगा, सी। 59 कह रहा है कि भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी। तो जो नया संसद भवन बना तो इसका आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान देना अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछा है, ना कि भारतीय। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, याद कर लेना। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 61। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स यूनियन की एजेस फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबान। देखिए पहली बार भारत के किस शहर में नवंबर 2023 में किया जाएगा। अब तो हो गया, ठीक है। तो 61, तो 61 का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, हैदराबाद में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा कि 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास 11 से 21 अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था। मालाबार पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो 62 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब की बार कहाँ पर हुआ, अमेरिका में। हाल ही में किस राज्य ने घरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए मोह घर योजना की शुरुआत। तो मोह घर योजना किसका है, तो इसका आसन बन जाएगा उड़ीसा सरकार का ये योजना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। 31 मई 2023 को मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी। 2023 का थीम और 2024 का आप सब याद कर लीजिए, ठीक है। तो 64 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन, भोजन की ज़रूरत है तंबाकू की नहीं। 2023 का थीम था। 65 क्या है, मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। तो बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं, नाइजीरिया के, ठीक है। 2023 में बने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को फसल सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 67। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अन्नपूर्ण मॉडल को देश भर में लागू करने की योजना प्रस्तावित किया। तो 67 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, बरेली में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 91वें वायु सेना दिवस का आयोजन किया जाएगा, 91 में। तो आप सबसे ऐसे पूछे 91वें वायुसेना दिवस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, या कहाँ पर किया गया है, तो आप बताएंगे प्रयागराज में, ठीक है। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो 69 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, IUCAA, ठीक है, ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, कह रहा कि जून 2023 में कौन एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। देखिए यहाँ पहली भारतीय है, तो स्टैटिक जीके के दृष्टि से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 70 का ऑप्शन बन जाएगा कौन सा है, CA भवानी देवी, ठीक है। देखिए भवानी देवी दुर्गा जी है ना, तो दुर्गा जी क्या लेती हैं, तलवार धारण करती हैं, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हिंदी है पैसेज, तो आप सब इसको पढ़कर आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है।
तो इसका अर्थ होता है कि वनों का महत्व को समझना। 72 आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? तो आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या होता है कि रहने का स्थान। वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है? वनों का संरक्षण मतलब वनों को बचाना। ठीक है, तो 73 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। और वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं वन? देखिए, वर्षा कराने में सहायक। आप जानते हैं वन जितना ज़्यादा होगा अब मानसून उतना अच्छा बनेगा। ठीक है, तब बारिश होगा। तो ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि नदियों में जल धाराएं किसके कारण प्रभावित होती हैं? तो 75 का ऑप्शन बन जाएगा वनों के कारण। जैसे बात है, वन होगा तो बारिश होगा, जब बारिश होगा तो नदियों में पानी बहेगा। दोस्तों 2 पैसेज आता है आप सबके हिंदी में। ठीक है, एक थोड़ा कठिन होता है, एक थोड़ा आसान होता है। कह कि समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? आप सब जब पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर पाएंगे 76 का बी, उसे व्यर्थ ना करना। ठीक है, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? 77 का ऑप्शन बन जाएगा ए, जो इसकी महत्ता समझते हैं वे सफल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है कि समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इसका आंसर क्या बन जाएगा कि धन वापस मिल जाएगा लेकिन समय वापस नहीं। ये तो क्वेश्चन बिना पैसेज को पढ़े भी आप सब लगा सकते हैं कुछ क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो 79 का ऑप्शन बन जाएगा ए। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो पैसेज का शीर्षक क्या है? छात्र जीवन और समय। दोस्तों आप सबको सेशन कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।